गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर का डिप्थेरिया का एमसीक्यू। पिछले वीडियो में आपको डिप्थेरिया का थ्योरी वीडियो पढ़ा दिया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के डिप्थेरिया का थ्योरी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आकर के एमसीक्यू देखिएगा और जिनको भी इसका आंसर पता होगा फटाफट कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे अच्छे से तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है डिप्थेरिया किस प्रकार का संक्रमण है। ऑप्शन ए में है वायरल संक्रमण, बी में है फंगल संक्रमण, सी में है बैक्टीरियल संक्रमण, डी में है प्रोटोजुअल संक्रमण। तो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि डिप्थेरिया जो है एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है। किस प्रकार का संक्रमण है? बैक्टीरियल संक्रमण है। और किस बैक्टीरिया के कारण डिप्थेरिया हो जाती है वो ज़रूर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिप्थेरिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है साल्मोनेला टाइफी, बी में है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, सी में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी में है विब्रियो कोलेरी। तो डिप्थेरिया रोग जो है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थ्योरी के पढ़ाते समय आप लोग से ये क्वेश्चन किया गया था कि आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिप्थेरिया का कारण क्या है। तो डिप्थेरिया होने का कारण आपको बताना है कि डिप्थेरिया होने का कारण कोरिनोबैक्टीरियम नामक डिप्थेरिया है। ठीक है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया नामक जीवाणु है जिसके कारण जो है डिप्थेरिया हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थेरिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग या तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में है ऊपरी श्वसन तंत्र, बी में है पाचन तंत्र, सी में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और डी में है उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर कि डिप्थेरिया जो है मुख्य रूप से शरीर के ऊपरी श्वसन तंत्र यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कौन कौन सा अंग होता है वो भी आप लोग को बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिप्थेरिया रोग का दूसरा प्रचलित हिंदी नाम क्या है। ऑप्शन ए में है काली खांसी, बी में है गलघोंटू, सी में है तपेदिक, डी में है मियादी बुखार। तो डिप्थेरिया रोग का दूसरा प्रचलित नाम की बात करें तो वो है गलघोंटू। डिप्थेरिया को ही हिंदी में गलघोंटू के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया का मुख्य लक्षण क्या है जो गले में दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है गले में भूरे सफ़ेद रंग की नकली झिल्ली बनना, बी में है गले में छोटे छोटे लाल दाने निकलना, सी में है गले का पूरी तरह से सूख जाना और डी में है गले में अत्यधिक खून आना। तो डिप्थेरिया का जो मुख्य लक्षण होता है जो गले में दिखाई देता है वह है कि गले में भूरे सफ़ेद रंग की नकली झिल्ली बनना जिससे सांस लेने में जो है दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया रोग का सामान्य उद्भवन अवधि कितना होता है यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है डिप्थेरिया रोग का। ऑप्शन ए में है 10 से 15 दिन, बी में है 1 से 2 महीने, सी में है 2 से 5 दिन, डी में है 24 से 48 घंटे। तो डिप्थेरिया रोग का सामान्य उद्भवन अवधि यानी कि इनक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 5 दिन की होती है। जनरली कितनी होती है? 2 से 5 दिन की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से डिप्थेरिया का फैलना किस प्रकार का संचरण कहलाता है। ऑप्शन ए में है वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, बी में है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सी में है वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन, डी में है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन। तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से डिप्थेरिया का फैलना जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या कहलाता है क्योंकि खांसने और छींकने से ड्रॉप निकलता है, उस ड्रॉप के कारण जो है इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिप्थेरिया के बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली जहर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एंडोटॉक्सिन, बी में है न्यूरोटॉक्सिन, सी में है मायोटॉक्सिन, डी में है एक्सोटॉक्सिन या टॉक्सिन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि डिप्थेरिया के बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए शक्तिशाली जहर को एक्सोटॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सोटॉक्सिन
टॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थेरिया की सबसे मुख्य और घातक जटिलता कौन सी है जिससे दम घुट सकता है? ऑप्शन ए में है श्वसन तंत्र में रुकावट, बी में है त्वचा पर चकत्ते, सी में है पेट में तेज दर्द और डी में है जोड़ों में सूजन। तो डिप्थेरिया की सबसे मुख्य और घातक जटिलता जो है होती है श्वसन तंत्र में रुकावट, यानी कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसके कारण जो है दम घुटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिप्थेरिया के टॉक्सिन के कारण हृदय की मांसपेशियों में होने वाली सूजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है पेरिकार्डिटिस, बी में है मायोकार्डिटिस, सी में है एंडोकार्डिटिस, डी में है एन्यूरिज्म। तो डिप्थेरिया के टॉक्सिन के कारण हृदय की मांसपेशियों में जो सूजन हो जाती है उस सूजन को कहा जाता है मायोकार्डिटिस। उस सूजन को क्या कहा जाता है? मायोकार्डिटिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थेरिया के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में सबसे पहले कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन ए में है जनरल वार्ड में, बी में है ओपीडी में, सी में है आइसोलेशन वार्ड में और डी में है आईसीयू के सामान्य बेड पर। तो डिप्थेरिया के संदिग्ध मरीज को अस्पताल में सबसे पहले जो है आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए, अन्य जो सामान्य व्यक्ति हैं उनसे अलग रखना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थेरिया के जहर को बेअसर करने के लिए कौन सी मुख्य थेरेपी दी जाती है? ये पढ़ाया गया था आप लोग को ये थ्योरी में कि डिप्थेरिया के टॉक्सिन को बेअसर करने के लिए जो है एंटीटॉक्सिन थेरेपी दी जाती है, जिसको DAT भी कहा गया था। DAT का फुल फॉर्म डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन। ठीक है, DAT का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्थेरिया के बैक्टीरिया को मारने के लिए डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है? ऑप्शन ए में है एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन, बी में है पैरासीटामोल, सी में है मेट्रिंडाजोल और डी में है एस्प्रिन। तो डिप्थेरिया के बैक्टीरिया को मारने के लिए डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से एरिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट थ्योरी पढ़ करके अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, पिछले वीडियो में थ्योरी वीडियो डाला गया है डिप्थेरिया का, तो डिप्थेरिया का अगर थ्योरी वीडियो देख करके आप अगर MCQ वीडियो देख रहे हैं देन आपको सारा क्वेश्चन आराम से बन रहा होगा और आप सारे क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिनको भी टेलीग्राम चैनल में जुड़ने में दिक्कत हो रही है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करिए और वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए और जो भी डाउट है आपका वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे क्लियर हो जाएगा, चाहे बैच से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो या कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो भी डिस्कशन करना है वहाँ पे दो टेलीग्राम चैनल है, एक है मेडिको डिटेक्टिव ऑफिशियल और दूसरा होगा मेडिको डिटेक्टिव गपशप। तो गपशप वाला में आपका सारा डिस्कशन क्लियर हो जाएगा, जो भी बातें हैं आप उसमें मैसेज कर सकते हो। लेकिन मेडिको डिटेक्टिव ऑफिशियल वाला में सिर्फ इधर से ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन जाएगा कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ, कौन सा क्लास का टाइमिंग क्या है, तो कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, वो सारा चीज़ आपको जानकारी जाएगा। लेकिन मेडिको डिटेक्टिव गपशप में आप लोग सारा डिस्कशन कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, टीचर के साथ भी, और वहाँ पे जो भी बैच से रिलेटेड बातें होंगी सब क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यदि डिप्थेरिया के मरीज का गला पूरी तरीके से बंद हो जाए और सांस ना आए तो आपातकाल में कौन सी सर्जिकल प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन ए में है एंडोस्कोपी, बी में है ट्रैकियोस्टोमी, सी में है अपेंडिक्सटोटोमी, डी में है लेप्रोस्कोपी। तो यदि डिप्थेरिया के मरीज का गला पूरी तरीके से बंद हो जाए और सांस ना आए तो आपातकाल स्थिति में जो है ट्रैकियोस्टोमी प्रक्रिया की जाती है। कौन सी प्रक्रिया की जाती है? सर्जिकल प्रक्रिया, ट्रैकियोस्टोमी सर्जिकल प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थेरिया से पीड़ित मरीज को निगलने में कठिनाई होने पर कैसा आहार देना चाहिए?
ऑप्शन ए में अत्यधिक ठोस और कड़ा आहार, बी में है मसालेदार और तला हुआ भोजन, सी में है तरल या अर्ध तरल आहार, डी में है केवल ठंडे पेय पदार्थ। तो डिप्थेरिया से जो पीड़ित मरीज होंगे तो उनको ओवेशली निगलने में कठिनाई होगी, तो उस टाइम जो उनको तरल यानी कि लिक्विड और सेमी सॉलिड आहार देना चाहिए ताकि मरीज जो है निगल सके उसको, क्योंकि जब ठोस पदार्थ देंगे तो वो उनको निगलने में कठिनाई होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को डिप्थेरिया से बचाने के लिए शुरुआती हफ्ते में कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है BCG का, बी में है MMR, सी में है पेंटावैलेंट वैक्सीन और डी में है OPV। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चों को डिप्थेरिया से बचाने के लिए शुरुआती हफ्तों में ही पेंटावैलेंट वैक्सीन दिया जाता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन दिया जाता है जिसमें डिप्थेरिया का भी वैक्सीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावैलेंट वैक्सीन के तहत डिप्थेरिया का टीका बच्चों को किन किन हफ्तों में दिया जाता है। ऑप्शन ए में है 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में, बी में है जन्म के समय 1 महीने और 2 महीने पर, सी में है 9वें महीने और 15वें महीने पर और डी में है केवल 5 वर्ष की आयु पर। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन के तहत डिप्थेरिया का टीका बच्चों को जो है 6वें और 10वें और 14वें सप्ताह में देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट 20 क्वेश्चन हो जाने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ थ्योरी पढ़ने के बाद। ठीक है। थ्योरी पढ़ के ही आप लोग ये वाला देखिएगा। जो नहीं पढ़े हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जा कर के थ्योरी वीडियो देखिएगा, देन MCQ वीडियो देखिएगा, ताकि आपका सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थ्योरी भी समझ में आ जाए और MCQ का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे भी नहीं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPT का पहला बूस्टर टीका बच्चे को किस उम्र में लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है 5 से 6 वर्ष की उम्र में, बी में है 16 से 24 महीने की उम्र में, सी में है 10 वर्ष की उम्र में, डी में है 6 महीने की उम्र में। तो DPT का पहला बूस्टर टीका जो है बच्चे को 16 से 24 महीने की उम्र में लगाया जाता है। ठीक है। DPT का पहला बूस्टर टीका बच्चे को किस उम्र में लगाया जाता है, तो 16 से 24 महीने की उम्र में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थेरिया के मरीज के संपर्क में आए करीबी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए दी जाने वाली दवा कौन सी है। ऑप्शन ए में है एरिथ्रोमाइसिन, बी में है क्लोरोक्विन, सी में है इंसुलिन, डी में है अमोक्सिलिन। तो डिप्थेरिया के मरीज के संपर्क में आए करीबी लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए जो दवा दी जाती है उसका नाम होता है एरिथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि डिप्थेरिया की रोकथाम के लिए एक ANM नर्स की समुदाय में क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए में है बीमार होने पर केवल अस्पताल में भर्ती करना, बी में है 100% समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा देना, सी में है मरीज को बिना जांच के घर पर रखना और डी में है केवल दर्द निवारक दवाएं बांटना। तो डिप्थेरिया की रोकथाम के लिए ANM नर्स की समुदाय में जो भूमिका होती है वो होती है 100% समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा देना। जब हेल्थ एजुकेशन समुदाय में बांटे जाएंगे तो फिर कोई भी लोग नहीं छूटेंगे अपने बच्चे को टीकाकरण करवाने से। ठीक है। तो इसीलिए हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है समुदाय में। ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत होता है जुड़ने में टेलीग्राम चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ पे आप उस लिंक को क्लिक करिए और फटाक से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है।